नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस चर्चा में मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक योगदान की मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी आपका आगामी 3 अगस्त का जन्मदिवस भी है। जन्मदिवस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके योगदान की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की और लगभग 55 वर्ष तक आपने साहित्य की सेवा की। तो आपका बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान है और आप एक बड़े साहित्यकार हैं। आप हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की कविता और साहित्य की चर्चा करने से पहले मैं उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इससे हमें आपको उनके अंदर छिपी हुई प्रेरणादायी भावना को समझने में सहायता मिलेगी और हम लोग ये समझ सकेंगे कि मैथिली शरण गुप्त क्यों राष्ट्रीय कवि हैं और ऐसा उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा है कि उनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई। तो ये कविता प्रस्तुत है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दो रूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन तुम भी हो जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। इस प्रकार से आप देखते हैं मैथिली शरण गुप्त ने निराशा से दूर रहने का मनुष्य को संदेश दिया है और कर्मठ बनकर एक विजेता के रूप में उभरने का संदेश दिया है। ये संदेश चाहे एक व्यक्ति के लिए हो, एक संस्था के लिए हो, एक राष्ट्र के लिए हो या संपूर्ण मानवता के लिए हो। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आइए आज मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, इन रचनाओं के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने लगभग 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की है, आपने अनुवाद कार्य भी किया है। इस प्रकार से काफ़ी साहित्य विविध विधाओं में आपने दिया है। आपकी रचनाओं में पहली रचना रंग में भंग 1909, जयद्रथ भट्ट 1910, भारत भारती 1912, किसान 1916, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1932, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936,
नहुस 1940, कुराल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वी पुत्र 1942, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 आदि आपकी रचनाएं आपकी उल्लेखनीय हैं। अब इसके बाद आपकी कृतियों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। आपने कई प्रकार की आपने कृतियाँ लिखी हैं। महाकाव्यात्मक आपने लिखा है, खंड काव्य लिखा, मुक्त काव्य लिखा, उद्बोधनात्मक काव्य लिखा, चंपू शैली में भी लिखा, रूपक लिखे, रूपक में आपने नाटक और नाट्य गीत आपने लिखा। और यदि अमृत काव्य की बात की जाए तो इसमें विरहिणी व्रजांगना, प्लासी का युद्ध, गीतामृत, वेगनाथ वध, वीरांगना, सुबनवास दत्ता और उमर खयाम की रुबाइयाँ आदि रचनाओं का आपका अनुवाद के रूप में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आपने ये देखा कि गुप्त जी ने अपना साहित्यिक योगदान कितना अधिक दिया है। इस योगदान को देखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हुए हैं। आपका मानना है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं, एक संपूर्ण राष्ट्र की अत्यंत वैविध्यपूर्ण जीवन चेतना को वाणी देने वाले महाकवि हैं, इसमें कोई संदेश नहीं है। अब राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में या और उनकी साहित्य यात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने लगभग 40 मौलिक ग्रंथों की रचना की और लगभग 55 वर्षों तक साहित्य की साधना की। आपकी इस साहित्य साधना से भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से आपको विभूषित किया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल खंड में द्विवेदी युग के आप प्रमुख कवि हैं और द्विवेदी युगीन कवियों में से आप राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि आप बने रहे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक में छपती थी। इसके बाद द्विवेदी जी से आपका परिचय हुआ। द्विवेदी जी से परिचय के बाद में सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। पहली पुस्तक आपकी रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। आपको 1912 में प्रकाशित भारत भारती से ख्याति मिली। भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे प्रतिबंधित कर लिया, यानी जब्त कर लिया। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाकार कवि भी थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उदारवादी और व्यापक समन्वयवादी कवि थे। आप मुख्य रूप से राम भक्त कवि थे और हिंदू पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर आपने तमाम रचनाएं की, वह चाहे रामायण हो या महाभारत हो। इसके साथ साथ आपने बौद्ध दर्शन पर भी लेखनी चलाई, काबा और करबला जैसी कृतियां भी लिखी। गुप्त जी में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है, यानी सभी को साथ लेकर चलने की आत्मा है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना को देखते हुए और राष्ट्रव्यापी कवि होने के कारण महात्मा गांधी ने आपको राष्ट्र कवि कहा। गुप्त जी ने जब साकेत की रचना की तो साकेत पूरा होने के बाद में आप आधुनिक तुलसी कहलाए। आपने साकेत में नारी पात्रों को प्रमुखता दी
और नारी पात्र ही केंद्र में रहा। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र यानी प्रधान पात्र बनाकर या केंद्रीय पात्र बना करके आपने साकेत महाकाव्य की रचना की। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा नारी पात्र को आपने प्रधानता दी। आपने पुरुष पात्रों के स्थान पर नारी पात्रों को सम्मानजनक देने की हमेशा आपने कोशिश की। आपके काव्य या साहित्य साधना में तमाम मौलिक ग्रंथ हुए, तमाम आपने अनुवाद किया, लेकिन दो आपके ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुए। पहला भारत भारती, जिसकी रचना सन 1912 में हुई। भारत भारती आपकी रचना है, ये भारतीय देश प्रेम प्रधान की पहली रचना है। कहते हैं कि जब ये रचना हुई तो इस रचना से भारतीयों में देश प्रेम के प्रति एक नई गूंज उठी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई स्फूर्ति आ गई, और इसी की वजह से अंग्रेज़ों ने इस कृति को जब्त कर लिया। ये कृति आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति रही। इस भारत भारती कृति का अपना एक बहुत बड़ा एक महत्व है, और इस कृति के माध्यम से आपने भारतीयों के अतीत के गौरव का स्मरण कराया। अतीत में हम क्या थे, वर्तमान में हमारी अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप जो भारतीय समाज की विपन्नता, ये कुंठा व्याप्त है, आज़ादी की छटपटाहट है, उसमें वर्तमान स्थिति का भी स्मरण कराया और भविष्य के सपने भी दिखाए, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी स्थिति पुरानी क्या थी, वर्तमान क्या, भविष्य में हम क्या होंगे। इसके लिए आप कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इस प्रकार से ये आपकी ये जो पंक्तियां हैं, ये भारतीय जन समुदाय में एक नई शक्ति, स्फूर्ति और अंग्रेजी शासन के प्रति एक नई भावना का संचार करती हैं। अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए एक नया उत्साह प्रदान करती हैं। भारत भारती में देश प्रेम के प्रत्येक पक्ष पर विचार किया गया है। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के उद्धार की बात एक साथ सोची गई। हिंदू में हिंदुओं के सामाजिक पक्ष पर विचार किया गया। बाल विवाह, अछूतोद्धार आदि अन्य कुरीतियों से हिंदू मुस्लिम की जो क्षति पहुंचती है, उसका चित्रण कर गुप्त जी ने इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सिख, बौद्ध आदि सभी को संगठित होकर कर्तव्य पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुसलमानों में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए काबा और करबला जैसी रचनाएं भी रची। इस प्रकार गुप्त जी ने हिंदू मुसलमान दोनों के सामाजिक उद्धार की बात एक साथ सोची। अर्जन और विसर्जन में उन्होंने ईसाई संस्कृति का भी उद्घाटन किया। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समुदाय के प्रति गुप्त जी की उदारता गांधीवाद से प्रभावित है। ये भारत भारती का प्रभाव है, जो भारतवर्ष में एक आज़ादी के पहले एक नवीन चेतना जागी, और इसी कृति के वजह से जहाँ इसको अंग्रेज़ों ने जब्त किया, वहीं महात्मा गांधी ने आपको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। दूसरी कृति की बात करते हैं, साकेत की बात करते हैं। साकेत आपका एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें राम कथा या राम गाथा पर आधारित काव्य है। आपने एक नया प्रयोग किया और राम को इस साकेत में राम को प्रमुख या प्रधान काव्य न बना करके लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को प्रधान पात्र बनाया, क्योंकि अभी तक ये परंपरा चली आ रही थी कि नारी पात्र या तो केंद्रीय पात्र नहीं होते थे, या रेफरेंस मात्र के लिए आते थे, या उपेक्षित रहते थे। मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य सृजन में नारी पात्रों को केंद्रीय पात्र बनाया, और ये उन्होंने नारियों के लिए साहित्य में सम्मानजनक स्थान दिया। वह चाहे उर्मिला हो या यशोधरा में यशोधरा हो, इस प्रकार से, या विष्णुप्रिया हो, जो भी हो, आपने नारी पात्रों को आपने प्रमुखता से आपने स्थान दिया।
इसमें साकेत में राम वन चले जाते हैं, राम की सेवा में समर्पित होने के लिए उनके अनुज लक्ष्मण भी वन चले जाते हैं। उर्मिला जो शादीशुदा होकर के 14 वर्षों तक विरह अवस्था में जर्जर सी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उसकी विरह वेदना और तमाम पक्षों का साकेत महाकाव्य में सफल तरीके से मैथिली शरण गुप्त ने चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की मनोदशा का चित्रण व्यक्त इस प्रकार किया है। उर्मिला जी कहती हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर रहूं मैं भी उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त उर्मिला के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि उर्मिला की जो मनोस्थिति है, मनोदशा है, वह ये है कि वे भी अपने पति के साथ में वन जाएं और वन जा कर के अपने पति की जो कार्य है उसमें बाधा न डालें, पास भी रहें और दूर भी रहें। इस प्रकार से ये एक समाधान भी है, समाधान की खोज भी है। इस प्रकार से उर्मिला के माध्यम से उर्मिला की मनोदशा का वर्णन आपने किया है। आगे राम के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस भूलोक को ही स्वर्ग बनाने की कल्पना की है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार स्वर्ग कहीं अंतरिक्ष में नहीं है, ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही है, यही भूलोक है। यदि इसी का ठीक से प्रबंधन कर लिया जाए या यही अगर ठीक से दुख दर्द सबके हर लिए जाएं तो यही स्वर्ग बन सकता है। देखिए राम के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने कैसा चित्रण किया है। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय मिटे न जीवन सादा, भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मर्यादा की रक्षा बनी रहे, मैं मर्यादा की रक्षा करने के लिए आया हूँ और हर प्रकार से प्रलय भी मिट जाए और सब प्रकार से सादगी भी बनी रहे, कहीं भय बाधा व्याप्त न हो। और यही मैं नर को, यानी जो यहाँ नर हैं, प्राणी हैं, उनमें मैं ईश्वरत्व प्रदान कराने आया हूँ कि नर ही नारायण बन जाए। और दूसरी बात, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये भूतल ही स्वर्ग हो जाए। अब स्वर्ग की परिकल्पना क्या हो सकती है, उस समय क्या होती और आज के समय क्या होती। जैसा कि तुलसीदास जी ने बोला है कि राम राज में तो कोई दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, राम राज में तो कोई कहीं को व्याप्त था ही नहीं। यदि हम आज आधुनिक परिवेश में देखें तो स्वर्ग की कल्पना का आशय ये हो सकता है कि जो भी राज्य है, साम्राज्य है, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई ताप न हो, किसी को कोई डर न हो, किसी को कोई शोषण न हो, सबको उन्मुक्त विचरण करने का अधिकार हो, सब की अपनी एक प्रगति हो और सबको एक आज़ादी हो। इस प्रकार से किसी का शोषण न हो, बलहीन को सताया न जाए और कोई शोषक बनकर राज्य में शोषण न करे। अगर ये चीज़ें किसी राज्य में हो रही हैं तो यही एक स्वर्ग तुल्य साम्राज्य की कल्पना है और यही मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य के माध्यम से आपने व्यक्त किया है। इसी चर्चा के साथ में आज मैं अपने वक्तव्य को या लेक्चर को मैं विराम देना चाहूँगा।
आप सभी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। मैं आपको एक बार पुनः सादर नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।